नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। अभी हाल फिलहाल जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 होने वाला है और ये आपको प्रस्तावित है 12 अक्टूबर को। वैसे में एग्जामिनेशन में काफ़ी जो है कम समय बचा हुआ है। आज जो है 20 आपको सितंबर हो गया। तो वैसे में एक बेहतर से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और टेस्ट के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे में दृष्टि आई इसका हम लोग टेस्ट देख रहे थे और इसमें टोटल हम लोग 8 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 9 है और चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आपका दो पेपर होता है, एक जीएस 1 और एक जीएस 2। जीएस 2 यानी इसको हम लोग सी सेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए सी सेट क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट देखिए क्वालिफाई यदि आप नहीं करते हैं तो आपका जीएस 1 का पेपर चेक नहीं किया जाता है। ये सब आप सभी को कहानी पता है। तो ऐसे में सी सेट पास करना जरूरी है और सी सेट पास करना जरूरी है, वैसे में प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो कम से कम जो है आपको इसमें मान के चलें मिनिमम हम 5 टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस आपको कराएंगे और कम से कम 2 से 3 टेस्ट आपको हम देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा चूंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो टेलीग्राम ग्रुप पे तो सारे लोग जुड़े ही होंगे और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग नए लोग हैं, आप लोग जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपके एग्जाम से पहले यानी 25 तारीख से हम क्या करेंगे, कम से कम आपको 5 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, फुल लेंथ का टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट प्लस जो है 2 से 3 जो है सी सेट का, तो 7 से 8 खुद आप लोग सॉल्व करेंगे। खुद आप सॉल्व करेंगे इसका मीनिंग क्या है, तो आप मार्केट से जाएंगे, एक ओएमआर सीट मिलता है, ठीक है, उसको परचेज करके लेके आएंगे, कम से कम 10 सीट परचेज करके लेके आएंगे। और जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बिल्कुल टाइमर लगा के और इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट पेपर होगा, फुल लेंथ का होगा। इसका होगा यूपीपीसीएस के लिए होगा। कैसा टेस्ट पेपर होगा, तो जो हम यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। 25 तारीख को आपको पहला टेस्ट जो है पेपर दिया जाएगा। ठीक है, एक सी सेट का पेपर और एक आपका जीएस का पेपर। ठीक, तो ये आप लोग करेंगे, साथ साथ हमारे साथ भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और पूरा हमारा कोशिश रहेगा कि बेहतर आपके लिए प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है, चलिए तो बाकी देखते हैं हम लोग। बाकी इसमें सी सेट में होता क्या है, तो एक तो हिंदी आता है आपको, ठीक है, अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, मैथमेटिक्स होता है और रीजनिंग होता है। अब किसी को दिमाग में आएगा केवल मेरे को हिंदी आता है, क्या हम मैथमेटिक्स रीजनिंग को छोड़ दे तो क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे? ठीक है, तो देखिए हिंदी इंग्लिश और आपको अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन वाला पर्सन आ रहा है तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क अर्जित नहीं करना है। लेकिन मेरा कहना होगा कि रीजनिंग में भी बहुत आसान आसान भी प्रश्न आते हैं, कुछ मैथमेटिक्स का भी, तो इसको क्यों छोड़ा जाए। इन सारे को ध्यान में रख के अगर आप लोग चलेंगे, अगर सोच रहे हैं केवल हिंदी से क्वालिफाइंग हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। सारे जो है सब्जेक्ट का कंबाइन करके बाकी आप लोग रिवीजन वगैरह करते रहें। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जो है करेंगे। क्योंकि आज हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो किसी प्रश्न में इशू होगा तो आप लोग फीडबैक में कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए किसी को 52 में इशू हो रहा है, 52 नंबर में, तो आप कमेंट करके बता देंगे। आपको अगले लेक्चर में हम उस प्रश्न को पहले लेंगे। लाइव हम डिस्कशन रखते थे, लेकिन आप सभी को पता है अस्पताल में होने की वजह से लाइव डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। फिर भी आप सभी के लिए हमारा जो है प्रयास जो है जारी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हिंदी यहाँ पे दिया गया है, तो पहले हम लोग काम करते हैं हिंदी सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग देख लेंगे। ठीक है, देखिए लिख रहा है परिवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग बताइए कौन सा है। परिश्रम, कानन, डोंगी, तरी और वेड़ा। ठीक है, ब्याल, पनंग, अही, उरग और काकोदर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी ही। ये सब जो है किसका परिवाची है, सर्प का। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई लॉजिक मैजिक नहीं है। आपको अगर याद है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका परिवाची शब्द है। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं हिंदी के लिए 5-6 प्ले लिस्ट पूरा पड़ा हुआ है। अभी यारो यारो के लिए कराया था, तो सारा यूपीपीसीएस में काम का होता है, तो उसको आप लोग जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे ये सब जो है सर्प का है, ब्याल, पनग, अही, उरग और काकोदर, यही ग्रुप सही है। अगला देखिए यहाँ पे परिवाची के दृष्टिकोण से ये आपको सुमेलित वगैरह करना है। ठीक है, सुमेलित आप लोग कर सकते हैं। जैसे एक भी कोई पता है, जैसे मान लीजिए यमुना है, यमुना का परिवाची क्या बनेगा आपको, तो यहाँ पे देखेंगे हंस सुता, कृष्णा यमुना का ही है, अकरजा, ए का बन गया 2। ऑप्शन देखते हैं ए का 2। देखिए बाकी कहीं 2 नहीं दिख रहा है। अब आगे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो गया, यहाँ पे आपका समय बच गया। ऐसे आप एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा देखिए अब पत्थर है तो पत्थर का जो है पाहन, उपल और पाषाण। बादल की बात करेंगे तो ये अभ्र, जीभूत और बारीद, ठीक है। और जीभ का जो है आपका गिरा, रसना और रसिका। शाम को 7:30 बजे आप लोग को प्रैक्टिस के लिए सेट मिलते रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। दांतों तले उंगली दबाना, लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा? मुश्किल होना, दुखी होना, खुश होना या हैरान होना। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान है, परेशान है आप, हैरान होना ही बन जाएगा। अगला देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला होगा। अगर कोयले की दलाली किया जाएगा तो मुंह काला ही होगा। इसका अर्थ बताइए क्या होगा? ठीक है, यही लिखा गया है। लिख रहा है गलत व्यक्ति के साथ गलत ही बन जाना। कोयला जो कि काला है उससे काला हो जाना, बुरे कार्य करने से बुराई मिलना, या दलाली से दलाली के संबंध में खराब होना। सही उत्तर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर, बुरे कार्य करने से बुराई ही मिलता है। ठीक है, तो कोयले की दलाली में मुंह काला ही होगा, ये सही आपका अर्थ होगा। अगला का आंसर आप लोग करें। देखिए ऐसा आप लोग अटेम्प्ट करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं, तो आप जैसे लाइव क्लास में आप लोग अटेंड करते थे उसी एनर्जी के साथ इस लेक्चर को भी देखेंगे आप लोग। यानी आप ओएमआर सीट लेकर बैठेंगे और एक एक प्रश्नों का उत्तर देखने का प्रयास करेंगे देने का। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। विदुषित तो गलत हो गया, दीक्षा ये भी गलत है, मुनि क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे? बिल्कुल ये करेक्ट है। अगला देखिए, विलोम शब्दों में एक युग्म कैसा होगा? गलत होगा। वो कौन सा है युग्म जो गलत होगा? ठीक है, उपकार, अपकार, सही है। रिजु का बक्र, सब आरे में आपको कराया गया था। आदि अनंत, आदि का अनंत नहीं अंत होता है। आदि होगा तो इसका क्या बनेगा? अंत बनेगा। ऐसे में ये आपका गलत हो गया। बाकी गौन का मुख्य होता है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विलोम युग्म सही है? यानी इसमें आपको सही ढूंढना है। ठीक है, देखिए प्रचुर अल्प है, ये तो सही है। तीक्ष्ण निर्दय, बिल्कुल नहीं। पोषक वचाल, कहाँ से विलोम शब्द है? दिवस दिन, सब सेम ही शब्द है, दिवस दिन पर्यायवाची ही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए क्या आपका दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है। पैसेज आपके एग्जाम में आता भी है, ध्यान से इसको पढ़ना है और 8 से 12 उत्तर देना है, और काफी आसान सा पूछा जाता है। जैसे में देखिए पैसेज में प्रश्न क्या पूछा गया वो आप लोग पहले देख सकते हैं। जैसे आत्मनिर्भर व्यक्ति के जीवन की राह कैसे बनता है? स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति क्या नहीं करता है? ठीक है, आत्मनिर्भर व्यक्ति कैसा होता है? ठीक है, आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरे की सहायता के प्रति कैसा होता है? ठीक है, अभी लेक्चर मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, अभी रिकॉर्ड किया था बट सेव ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए कोई नहीं, कभी कभी आपका दिन नहीं होता है, आपका रात भी नहीं होता है, सुबह भी नहीं होता है, शाम भी नहीं होता है, कष्टदायक होता है जैसे आज का दिन है। खैर अभी तो कष्टदायक ही समय चल रहा है, बट कोई नहीं। चलिए, तो सबसे पहले पैसेज हम लोग पढ़ते हैं, और बहुत आसान सा पैसेज है, मुश्किल तो है नहीं। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता पे बात किया गया, उसी पे फोकस है। देखिए लिख रहा है कि स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता, ऐसा व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय क्या करता है? स्वयं अपने प्रयासों से जीवन का राह जो है बनाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति कठिनाइयों से घबराता नहीं है, बल्कि उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। वह दूसरे की सहायता का स्वागत करता है, परंतु अपनी पहचान किसी और के सहारे नहीं बनाता है। देखिए, दूसरे का सहायता को तो स्वागत करता है, लेकिन अपनी पहचान किसी और के सहारे वो नहीं बनाता है। स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति कभी समझौता जो है नहीं करता है, कभी भी समझौता नहीं करता है। सत्य के मार्ग पे वो अडिग रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ऐसे लोग समाज में आदर्श बनते हैं, क्योंकि वो अपने आत्मबल से जीवन का नया आकार वो देते हैं। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान सा पैसेज है, आसान ही पैसेज आता है आपके एग्जाम में। आत्मनिर्भर, देखिए जो सीसेट हम लोग यूपीएससी के लिए कर रहे थे, यूपीएससी के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यूपीपीसीएस वगैरह के लिए देखेंगे तो मुश्किल नहीं पूछा जाता है। व्यक्ति का जीवन दूसरे के सहारे, भाग्य पे भरोसा। देखिए आत्मनिर्भर व्यक्ति है तो दूसरे के सहारे तो रहेगा नहीं, भाग्य पे भरोसा करेगा नहीं, अपने प्रयासों से ही आगे बढ़ेगा, समाज से सहायता की भी उम्मीद नहीं करेगा। स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति क्या नहीं करता है पूछा जा रहा है, बताइए क्या नहीं करता है? कठिनाइयों से लड़ता है, सत्य के मार्ग पे चलता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल कठिनाइयों से लड़ेगा, सत्य के मार्ग पे भी चलेगा,
समाज के लिए आदर्श बनता ही है, ये सब तो लिखा भी गया था, समझौता नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति कैसा होता है बताइए। दूसरे की मदद लेने से, देखिए क्लियरली पैसेज में लिखा गया था, मदद लेने से मदद लेता है, इनकार नहीं करता है। ठीक है, तो इनकार करता है तो गलत हो गया। ठीक है, सत्य से मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ता है, कठिनाइयों से घबराता है, बिल्कुल नहीं, लड़ता है और लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते चला जाता है। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरे की सहायता के प्रति कैसा होता है। लिख रहा है कि सहायता को ठुकरा देता है, बिल्कुल नहीं। हम लोग देखे सहायता तो लेता है, मदद मांगने से डरता है ऐसा नहीं, सहायता का स्वागत करता है वो, लेकिन उसमें निर्भर नहीं रहता है, केवल अपने मित्रों से ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, स्वाभिमानी व्यक्ति की विशेषता क्या है बताइए। स्वाभिमानी व्यक्ति का तो देखिए क्या लिखा गया है। वह परिस्थितियों से समझौता करता है, वह सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, वह दिखावा करता है, समाज से अलग थलग। देखिए स्वाभिमानी जो होगा वो सत्य के मार्ग पे क्या होगा, अडिग रहेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है बताइए, प्रत्यय किस शब्द में है। परिचय, फांसी, निर्वाचन और खुशबू। तो देखिए फांसी में कौन सा प्रत्यय है, आपको ई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी ही बन जाएगा। अगला का आंसर कीजिए आप लोग। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने ह्रस्व स्वर होते हैं बताइए। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। एक दीर्घ होता है, एक ह्रस्व होता है, यहाँ पे ह्रस्व पूछा गया है। एक, सात, तीन, चार, तो चार ही होते हैं। ठीक है, अ, छोटी जिसको आप लोग बोलते हैं, छोटा ऊ और री। ठीक है, यही आपको ह्रस्व स्वर चार होता है। निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के सही विकल्प का इसमें चयन करना है। बताना है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण, परिमाण यानी क्वांटिटी का बोध किस किस सेंटेंस से हो रहा है। लिखिए, पहला में लिख रहा है कि आज मैंने अधिक अधिक आम खा लिए, मैंने कॉफी में कम चीनी डाली। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी दिखाया जा रहा है कि नहीं। आज मैंने आम खाए, कितने, कैसे, क्वांटिटी में क्या बताया जा रहा है, अधिक खाएं। ये अधिक किसको दिखा रहा है, परिमाण, क्वांटिटी को दिखा रहा है। कॉफी में चीनी कितनी डाली गई, कम चीनी डाली गई, ये भी किसको दिखा रहा है, परिमाण को ही दिखा रहा है। ठीक है, यानी दोनों का दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी। निम्नलिखित शब्द समूहों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाला बताना है। देखिए, तो चलिए इसको देखते हैं। वंदना, अहिल्या, द्वारिका, श्रीमती, भस्म। देखिए अहिल्या यहाँ पे तो ये गलत लिखा गया है, तो पहला तो इनकरेक्ट ही हो जाएगा। कवियत्री सही है, अनुकूल भी है, रचयिता ये भी करेक्ट है, प्रमाणिक ये भी सही है, अधीन भी, ये तो सही है, पेयर। प्रतिदर्श, कपूत, सत्याग्रह, पूजनीय, कुशासन ये भी करेक्ट है। आविष्कार ये गलत हो गया आपका, संन्यास भी। ठीक है, ये भी पेयर गलत ही हो गया, तो एक चार तो गलत है। बट हम लोग से क्या पूछा है, सही। सही तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही, दो और तीन। निम्नलिखित में पुर्तगाली शब्द बताइए कौन है इसमें। ठीक है, तो देखिए पुल है, लगाम है, फीता है। ठीक है, फीता। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, इसमें बताना है। ठीक है, घोड़े के पास चार पैर होते हैं, घोड़े के पास। ठीक है, घोड़े के चार पैर होते हैं, पास क्या। किसी लड़के को आवाज दो, ये तो करेक्ट लग रहा है। एक फूल की माला खरीद लेना, तुम्हारा, तुम्हारा काम करो। ठीक है, सब इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। लिख रहा है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है बताइए। पंजाबी, बंगला, गुजराती या मराठी। सही उत्तर करेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, मराठी ही। अंतस्थ व्यंजन पूछा है, नहीं है कौन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता क्या है आपका, य हो गया, र, ल,
व, ठीक है, य ल तो है, वह भी है। देखिए ब, यहाँ पे ब जो है ये अंतस्थ नहीं है, तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक है, यौगिक है, संयुक्त है? ये नाम धातु ही है। आगे देखते हैं। देखिए शब्द दिया है, अनेकार्थी शब्द दिया है, ये सुमेलित आपको करना है। तो देखिए विधि का यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ढंग, रीति, भाग्य और कानून। ठीक है, अनेकार्थक शब्द में अमृत, अमृत का क्या बन जाएगा आपका? सुवास, सौंद और सुरभि। इसके अलावा देखिए अर्क दिया है सी में, ठीक है, अर्क का क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 और 3 बन रहा है, 2 3, ठीक है। कौन सा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं? प्रश्न संख्या 22, ठीक है। एक का तो 3 बन रहा है, ठीक है, एक का 3 और इसका 2, 3 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यहीं पे डी ही बनेगा आपका, ठीक है। बाकी अर्क का सूर्य, इंद्र, विष्णु और तांबा, सारंग का छाता, तालाब, कमल और फूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हिंदी आसान हो सकता है, जब आपका तैयार है बहुत आसान हो सकता है। शब्द है और संधि का नाम बताना है, ठीक है। देखिए पुस्तकालय में दीर्घ है, पुस्तकालय, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो प्रत्येक यर्ण है, ये भी सही है। उमेश में गुण है, सदैव वृद्धि है, तो ऑप्शन नंबर तो यही बन जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ही। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। विधायक का संधि विच्छेद बताइए। विधि प्लस एक नहीं, विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक विधायक, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए सकर्मक, अकर्मक जो भी है, अकर्मक क्रिया है पूछा जा रहा है। मोहन गाड़ी चलाता है, रम्मा कपड़ा सिलती है, राम खाना खा रहा, खाना खा रहा रहा है, माही हंसती है। देखिए अकर्मक यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब जो है अंग्रेजी का प्रश्न आ गया, तो अंग्रेजी का प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, इसका पार्ट सेकंड में। अभी सबसे पहला टाइम लगेगा आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग में, तो उसके प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए जिनको यहाँ से मान लीजिए मैथमेटिक्स रीजनिंग आता है, वो लोग तो हमारे साथ पैरेलली सॉल्व करेंगे, यानी मेरे सॉल्व करने से पहले भी आप कर सकते हैं। जिनको नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप आप प्रश्न को समझेंगे और मेरे साथ जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप भी जो है सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसके मूल क्षेत्रफल का 6 गुना है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है मूल क्षेत्रफल का कितना है? 6 गुना है, ठीक है। यदि ए और बी क्रमशः वृत्त का प्रारंभिक और अंतिम है, ए जो है प्रारंभिक, ए इसका रेडियस दिया है और अंतिम जो है बी दिया है, तो कह रहा है ए बी में संबंध बताइए। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें, ठीक है। आप लोग प्रश्न समझ चुके होंगे। सर्कल है, पता ही है, सर्कल में एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, ठीक है। इसका एरिया निकालते हैं तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि पहला का जो एरिया है दूसरे के एरिया का कितना है? 6 गुना है, यही बोल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला वाला है प्रारंभिक जो वृत्त है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं रेडियस जो है पहला का, ठीक है। तो पहले के रेडियस को मान लीजिए, क्योंकि दिया ही है यहाँ पे ए, तो हम लोग ए लिख लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा? A1 लिख लेते हैं एरिया के लिए। पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा में देखिए बी दिया है इसका रेडियस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दूसरा का? आपको पाई बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है? मूल क्षेत्रफल का 6 गुना, वृत्त का क्षेत्रफल उसके मूल क्षेत्रफल का 6 गुना। मूल क्षेत्रफल कौन है? पहला वाला, यानी दिया है A2 इक्वल टू 6 टाइम A1, यही दे रहा है मूल क्षेत्रफल का 6 गुना। तो बस अब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाली कहानी है, ठीक है। तो A2 का वैल्यू क्या है यहाँ से?
पाई बी स्क्वायर इक्वल टू A1 का वैल्यू क्या है 6 टाइम A1 हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √6A²। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा 6, यानी बी इक्वल टू आ गया A√6। यही रिलेशन हो गया बी ए में। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है। अच्छा, किसी प्रश्न में भी आप लोग को दिक्कत आएगा, बिल्कुल आप हेजिटेट नहीं होंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा अगले लेक्चर में। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 2x - 4x - 1 x - 7 किस बहुपद का गुणनखंड है, यानी इससे कौन सा पोलोनोमियल बनेगा। देखिए बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है, एक पोलोनोमियल दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है इसका फैक्टर बताइए, इसका शून्यक बताइए, लेकिन यहाँ पे आपसे बहुपद पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो पता है कि 3 शून्यक है तो पावर 3 ही होगा, लेकिन देखिए ऑप्शन में चालाकी किया गया है, तीनों में पावर 3 ही दिया गया तो हम लोग एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं, यानी अपने को थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करें आप लोग, क्या करेंगे पहले पहला और दूसरा का मल्टीप्लाई कर लें और जो भी रिजल्टेंट आता है उसमें तीसरा कर ले, आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया है 2x - 4 और दूसरा क्या है x - 1 है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, तो पहले वाले से इस दोनों में कर लीजिए, फिर सेकंड वाले से दोनों में। चलिए देख लेते हैं, 2x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा आपका 2x² हो जाएगा। ठीक है, 2x में 1 से करेंगे तो माइनस का 2x, -4 को अब लेते हैं, -4 में x से करेंगे तो माइनस का 4x, -4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस +4। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया आपका 2x² माइनस का 6x प्लस का 4। अब देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई बाकी रह गया है x - 7 का, इसमें x - 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं काम, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं x - 7 का। यहाँ सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे में, फिर -7 से। देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 2x सब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, x में -6 से करेंगे तो ये माइनस का 6² हो जाएगा। ठीक, x में जब 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। क्लियर। अगला देखिए -7 है यहाँ पे, अब -7 में सारे से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, -7 में 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14x²। -7 में -6x से करेंगे तो -7 छक 42x, और -7 में +4 से तो ये माइनस का 28। बस आपका आंसर आ गया, इसी को अरेंज करके लिख लेना है। ये हो गया 2x का पावर 3। देखिए यहाँ पे देखिए -6 का स्क्वायर है, यहाँ -6 का स्क्वायर है और यहाँ पे -14, दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -20 का स्क्वायर, 20x²। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे आपका 42 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 7 छक 42 से पॉजिटिव में था ना, -7 में 6 से 42 पॉजिटिव में था, तो 42 और 4 कितना हो गया प्लस का 46x, और बच गया आपका माइनस का 28, यानी यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखते हैं 2x का पावर -3 -20x, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। आप चाहते तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, इन दोनों को फिर इससे कर लेते, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपसे मान लीजिए इसी प्रश्न में पूछ देता 2x - 4 और x - 1 का पोलोनोमियल बता देता, आपका आंसर यहीं पे निकल गया था। ठीक है, आपका आंसर क्या बन गया था, यही बन गया था। ठीक है, हाँ पोलोनोमियल में एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी इसका पावर आता है उतना ही इसका शून्यक आता है, यानी उतना इसका फैक्टर बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला क्या प्रश्न बोल रहा है, बोल रहा है दो अभाज्य संख्या है x और y, x ग्रेटर देन y है, तो लघुत्तम समापर्त इसका दिया है, तो x² + y² का मान बताइए। अच्छा एक बात देखिए, कभी भी जो अभाज्य संख्या होगा तो उसका लघुत्तम समापर्त यानी एलसीएम जो निकालेंगे, क्योंकि वो संख्या कैसा है अभाज्य, अभाज्य आपको पता है किसको बोलते हैं, जो अपने आप से कटे और जो एक से कटे उसी को अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपने आप से कटे
और 1 से कटे, तो जब भी अभाज्य संख्या का एलसीएम आप निकालेंगे तो मल्टीप्लाई ही आ जाएगा, खुद का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या हम लोग 3 ले लेते हैं और दूसरा अभाज्य संख्या 7 दोनों है। इसका एलसीएम निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा? 3 गुने 7, यही आएगा। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और दूसरा 11, दो संख्या, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? देखिए 77 आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या का जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ही होगा। यानी आपको यहाँ से इंडिकेशन मिल गया, ये जो आपका 679 है क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। यानी इसका अगर हम लोग फैक्टर निकाल ले तो हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो देखिए 679 है, इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग, तो ये कटेगा 7 से, 7 नवा 63 और 4 7 7 49। अब 97 किसी का फैक्टराइज नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए आ गया नंबर आपका 7 और 97। यानी जो ये एलसीएम दिया है 7 और 97 का ही दिया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 97, और y का वैल्यू कितना आ गया? आपका 7 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए आपको एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, आप लोग को क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। वाई स्क्वायर तो आपका 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और एक्स का स्क्वायर कितना? 97 का स्क्वायर करना है आपको। 2 डिजिट का स्क्वायर बताया था, एक लाइन में आप लोग कर सकते हैं। 97 का मान लीजिए स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है? पहले इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, 7 सते 49 और यहाँ पे, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए 9 सते 63, 9 सते 63, 63 63 126, और 126 और 4 130 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 13 बचा आपका। 99 81, 81 और 13 कितना होता है? 81 और 10 91 और 3 94। ठीक है, ये कितना आ गया आपको? 9409। ठीक है, तो ये आ गया आपको 9409, और इसमें ऐड कर देना है 49 को ही, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 9 18, लास्ट में 8 आएगा, 8 यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, देखिए डबल वाला मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी है आपका और सी डी है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आपको सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, कुछ रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, इसको रखेंगे। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले सी को बी से फिर ए को डी से, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा था उसको ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, जो भी रिमाइंडर आता है यहाँ पे रखना है, और साथ में लास्ट में ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो भी रिमाइंडर बचता है यहाँ पे लिख देना है। 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप अगर चाहते हैं 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, सब आपको बताया था मैं पहले, तो आप मल्टीप्लाई एक लाइन में कर सकते हैं, कोई मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ी इशू नहीं है। ये हो गया। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। ये देखिए क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, यहाँ पे तीसरी आएगी, ये चौथी हो गई, ये पांचवी और छठवीं। तो देखना होगा हम लोग को कि पहला दूसरा किस रिलेशन में है, और ये पांचवा छठवा कैसे है, तो वैसा भी तीसरा चौथा भी होगा। चलिए इसको हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1848 है और यहाँ पे 43 है। यानी एक तो बात पता है कि 43 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4 छक 24, काम करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इसके आसपास का डाटा बनेगा। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग स्क्वायर का। 43 का स्क्वायर करते हैं, तो देखिए 43 में 43, 3 3 का 9 हो गया, 4 3 12, 4 3 12 12 24। ठीक है, ठीक है, 12 12 24, 4 चौका 16, 16 2 18, कितना? 1849 आ गया। लेकिन ये कितना बना है? 1848 बना है। इसका मतलब यहाँ पे किया क्या गया है, 43 का स्क्वायर -1 इजकल टू 848। अब देखिए यही लॉजिक अगर यहाँ फिट बैठता है तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं बैठेगा कुछ और तरीका ट्राई करना होगा। यहाँ पे है आपको 2400 और ये है 49, 49 का स्क्वायर करें। ठीक है, देखिए 49 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग
ये कितना बन जाएगा, 9×9 = 81, 8, 9×4 = 36, 9×36 = 36, 72, 72, 8 80, 8 हो गया, 4×4 = 16 और 8 24। देखिए कितना बन रहा है, बिल्कुल 49 का स्क्वायर बन रहा है 24 से 1, और इसमें -1 कर देंगे, 24 ही बन जाएगा। बिल्कुल क्या है, यही ऑप्शन यहाँ पे, यही लॉजिक लगेगा, तो यही लॉजिक हम लोग लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे चूंकि 33 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 33 का स्क्वायर और -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। 33 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 9 18, हाथ में 1 बचा, 3×3 = 9 और 1 10, माइनस का 1 कर लेना है, तो ये 1089 में से 1, तो 1088। आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 पे। लिखा है उक्त समय का समूह का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, दिया है पूर्ण संख्या पर सक्रिय संख्या को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना जाना चाहिए। 13 - 13 सक्रिय है, 13 में जोड़ना घटाना। अच्छा, ये बात बोल रहा है ना कि जैसे देखिए ये जैसा रिलेशन आया है तो वैसा कौन सा है। जैसे कह रहा है कि 50 है और 80 है, तो 50 और 80 का कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करके 40 बना है। 55 और 20 का कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है कि 11 बना है। तो वैसे ही इसमें कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है, लेकिन कंडीशन है कि जैसे 5 जीरो है तो इसको इंडिविजुअल नहीं तोड़ना है, यानी 5 जीरो है तो इसको 5 × 0 नहीं कर लेंगे, 8 × 0 नहीं करेंगे, आपको ओवरऑल जो है 50 और 80 के साथ ही ऑपरेशन करना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले अपने पास है 50 और 80 और ये आया है 40। तो आखिर 50 और 80 के साथ कौन सा ऑपरेशन किया जाए कि 40 बन जाए। 80 में से 50 अगर घटाते हैं तो 30 बनता है, लेकिन यहाँ पे तो 40 बन रहा है। अगर 10 ऐड कर दे तो 40 बन जाता है। चलिए, लेकिन यही ऑपरेशन यहाँ भी लगना चाहिए। 55 - 20 कितना हुआ, 35। अब 35 में से 10 घटाए तो 25, लेकिन ये तो 11 बन रहा है, यानी ये ऑपरेशन तो नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आप लोग को एक चीज दिख रहा है, देखिए 5×8 = 40, यहाँ 40 दिख रहा है, यानी चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहला और दूसरा को। कितना बन जाएगा, 40 और इस पे डबल जीरो, लेकिन ये तो 40 बन रहा है, यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर बन रहा है आपका, 40 बन जा रहा है। ठीक है, अब यही चेक करना पड़ेगा यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं। यानी पहला को मल्टीप्लाई करना है पहले दूसरा से, और 100 का डिवाइड लगाना है। 55 दूना 110, इस पे जीरो, 100 का डिवाइड 2 जीरो से 2, 11 बन रहा है। बिल्कुल 11 आ रहा है। चलिए लॉजिक तो मिल गया हम लोग को। करना क्या है, पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, बाकी कोई उपचार है नहीं। ठीक है, ऐसे में आप लोग चाहें तो ऑप्शन डी से भी ट्राई कर सकते हैं, ए से भी। चलिए पहला ट्राई करते हैं। 170 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। ठीक है, और कितना बन जाएगा, 170 पे डबल जीरो, 100 से डिवाइड करेंगे। ये तो पहला ही आंसर बन गया आपका। ठीक है, पहला नंबर ही आंसर बन गया। क्लियर है, अब आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए बी को हम लोग चेक कर लेते हैं। 20 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 बनेगा, और इसमें 100 का डिवाइड लगाएंगे 18 बन जाएगा। यानी यहाँ पे 27 ना होकर क्या होना चाहिए, 18, तब आपका आंसर बी होता। चलिए यहाँ पे तो आंसर निकल गया, तो आगे करने की जरूरत है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है। VQ21 को जो है लिखा गया है YT14, VR19 को EU12 लिखा गया है, तो कह रहा है MK7 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए रीजनिंग आप लोग बनाए होंगे, और एक काफी आसान प्रश्न है, मुश्किल है नहीं। हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले देखिए अपने पास है क्या, V है, Q है, 2 है, 1 है। V के बदले यहाँ पे क्या लिखा गया, Y, T के बदले, सॉरी Q के बदले T, और यहाँ पे 21 के बदले इसमें 14 लिखा गया है। यही काम किया गया है। देखिए क्लियरली सबको दिख रहा होगा। ठीक है, कि V में +3 करेंगे, यानी देखिए QV WXY, +3 करेंगे तो तीसरे पे Y आता है। Q में QRST, यहाँ भी +3 करने पे आ रहा है। और देखिए 21 के बदले 14, यानी -7 किया गया है। अब देखिए यही ऑपरेशन जो है +3 +3 -7 वाला, अगर यहाँ पे काम कर गया तो फिर हम लोग का क्वेश्चन बन गया। तो देख लेते हैं हम लोग। अगला है PR
19 और इसके बदले लिखा गया है ई यू और 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी में अगर +3 करेंगे तो देखिए BCD बिल्कुल आ रहा है। आर में अगर +3 करेंगे RSTU बिल्कुल आ रहा है। और इसमें -7 करेंगे तो 12 बन रहा है। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, पहले में +3, दूसरे में +3 और तीसरे वाले में -7 करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए है क्या यहाँ पे MK7 है। M में +3 करेंगे आप, M में +3 करेंगे तो MOP P हो गया। K में +3 करेंगे, देखिए M में +3 करेंगे तो M के बाद N आता है O और P। ठीक है, सही है। K के बाद +3 करेंगे तो आपका KLMN आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखना होगा N। और देखिए यहाँ पे क्या तीसरे में क्या करना था, -7। 7 में से 7 अगर माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी आंसर आपका PN 0 हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका हम लोग। PN 0, ऑप्शन नंबर डी। ये O नहीं है, ये 0 है। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग का जो प्रश्न आता है ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, मुश्किल नहीं होता है। अगला देखिए, 4 में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं, कौन सा एक विकल्प जो है इसमें सही नहीं है। ठीक है, यानी ऑड आउट करना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए 25 है और यहाँ 650 है। ये 25 का स्क्वायर होता क्या है, 625, तो ये तो स्क्वायर है। जब 25 का स्क्वायर अब +25 कर देंगे तो ये बन जा रहा है। इन देखिए यहाँ पे ऑपरेशन अपने को दिख रहा है, 25 का स्क्वायर और +25 कर रहे हैं तो 650 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही चेक करना पड़ेगा इसको, 21 का स्क्वायर +21 करने पे 462 बनेगा क्या। देखिए 21 का स्क्वायर मान लीजिए किन्हीं को नहीं याद है, बिल्कुल आप लोग इजिली कर सकते हैं। 1 2 2 2 और 2 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 6, ये 461 बन गया 21 का स्क्वायर। और इसमें 21 अगर ऐड करते हैं, 1 1 2 6 2 8, ये 482 बन रहा है। नहीं, ये लॉजिक तो सही नहीं है। नहीं, पहला जो हम लोग लॉजिक लगाए सही नहीं है। ठीक है, कुछ और ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पे 25 है ना, एक काम करते हैं, आप 25 को जो है ना, 25 में 25 से गुना करते हैं 625 आता है। एक काम करते हैं, 25 में गुना कर देते हैं 26 का तो आ जाएगा 650, बिल्कुल आ रहा है। तो 21 में जो है 22 का गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 462, बिल्कुल बन जाएगा। 21 में 22 का गुना करके चेक कर लेते हैं, 22 इंटू 21, 2, ये 2 हो गया, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 आ गया और 2 दूनी 4, 21 इंटू 22। ठीक है, 1 दूनी 2, ठीक है सही है। 2 और 2, 2 दूनी 4, 2, हाँ ठीक है सही है। यहाँ पे देखिए गलती मल्टीप्लिकेशन हो गया था, यहाँ पे तो 2 ही बनेगा, 2 और 2 4, ये हो गया और 2 दूनी 4, 462 बन रहा है बिल्कुल। चलिए अपने को एक लॉजिक मिल गया है, तो ये भी सही है, सी वाला ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 14 में मल्टीप्लाई करके 15 का। देखिए 14 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 210 बनेगा, ये भी करेक्ट है। अब 19 में 20 का मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 380, लेकिन ये दिया कितना है 370, यानी ये वाला ऑप्शन आपका ऑड है। क्लियर। चलिए अगला देखिए 53 नंबर, राइफल्स को डिकोड किया गया है, तो कह रहा है फिगर को डिकोड कीजिए। ठीक है, बात देख लेते हैं। RIFLES, इसको डिकोड करके क्या लिखा गया है, RTAEHQ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे आर के बदले आर ही लिखा गया है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। देखिए इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा ELFI और आर। अब देखिए यहां से कुछ दिख रहा है अपने को, एस में यदि
एस के बदले क्या लिखा है आर, यानी एस में अगर -1 करेंगे आर आ जाएगा, ठीक है। ई में -1 करने पे डी दिख रहा है, बिल्कुल डी दिख रहा है। एल में -1 करने पे क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, सही है। एफ में -1 करने पे ई दिख रहा है, आई में -1 करने पे एच, और आर में -1 करने पे क्यू। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप इसको उल्टा कर लेना है, -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए फिगर है FIGURE, इसको पहले उल्टा लिख दीजिए। उल्टा लिखेंगे तो आ जाएगा ERUGI और F। अब क्या करना है, -1 वाला काम करना है। -1 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। आर में से -1 करेंगे क्या बन जाएगा, क्यू। यू -1 टी, जी -1 एफ, आई से -1 करेंगे एच, और एफ से -1 करेंगे ई। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, DQTFHE। DQTFHE, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक और रीजनिंग का प्रश्न है, लिख रहा है फादर को डिकोड किया जा रहा है 420 से, गाइड को 300 से, तो पैटर्न को कैसे लिखेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले चेक करना होगा आखिर ये फादर को डिकोड करके कैसे लिखा गया है, ठीक है। देखिए फादर FATHER, इसको 420, यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर इंडिविजुअल इसका हम लोग अंक लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा बनेगा। ऐसा कुछ तो किया नहीं गया होगा। अच्छा यहाँ पे काउंट करते हैं, है कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 है। और 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, ठीक है। और फिर इसमें 10 से, तो क्या बन जाएगा, 420 बन जाएगा, बिल्कुल। अब अपने को चेक करना पड़ेगा, यही अगर फॉर्मेट गाइड में सेट कर जाए तो काम अपना हो जाए। GUIDE, गाइड में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है गाइड में, ठीक है। एक बढ़ा देंगे 6, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल 300 आ रहा है। बिल्कुल आपका बन गया आंसर। अब पैटर्न है, पैटर्न में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 से एक बढ़ा के 8, और 8 में 10 से, यानी 7 8 है 56, 560 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55, क्या बोल रहा है, दो पेट्रोल कंटेनर की धारिता है 600 लीटर और 2100 लीटर। मापने वाला पात्र की अधिकतम संभावित धारिता निर्धारित कीजिए, जिसका उपयोग करके दोनों कंटेनरों को पूरी तरह से बिना कोई शेष छोड़े सटीक और स्वतंत्र रूप से मापा जा सके। यानी सीधे कहानी बोल रहा है कि एक देखिए, एक आपके पास कंटेनर है जिसमें 600 लीटर तेल है, मान लीजिए, ठीक है। एक जो कंटेनर है आपके पास, उसमें 600 लीटर तेल है, और एक बड़ा सा आपके पास कंटेनर है जिसमें 2100 लीटर तेल है आपके पास, ठीक है। अब कह रहा है एक कंटेनर ऐसा लेके आइए मैक्सिमम से मैक्सिमम का, जिससे इसका पूरा तेल हम लोग निकाल लें, इसमें कोई भी तेल नहीं बचे, और इसका भी तेल हम लोग निकाल लें। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़े से बड़े कंटेनर को लेके आना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, HCF, ठीक है। जहां भी छोटा से छोटा या न्यूनतम का बात किया जाए, वहां क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश करेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का जो आएगा वो उसी कंटेनर का, उसी माप से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। बस इसमें HCF निकालना है, बाकी कुछ खासा कहानी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। जो लोग तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे वो तो तुरंत अभी तक सॉल्व भी कर लिए होंगे। 600 और 2100 HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 600 का पहले फैक्टराइज निकाल दीजिए। 600 का निकालेंगे, 2 तिहाई 6, 300, 2 से 150, 2 से 75, 5 से 5 एकम 5, 5 25, 5 से 5 दिए 15। इन देखिए 600 का फैक्टर क्या आ गया आपका, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, ये तो 200 का निकल गया, ठीक है।
अब निकालना है अपने को 2100 का, 2100 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 2100 का 3 × 21, ठीक है, और ये 2 से हो गया 350, ठीक है, और फिर ये 2 से जाएगा, हाँ, 2 × 2 और 1 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। अब ये जाएगा 5 से, 5 × 3 = 15, 2 × 5 = 25 और फिर 5 से, 5 × 7 = 35। यानी देखिए 2100 का फैक्टर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख ले, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। ये फैक्टर इसका निकल गया। देखिए सिर्फ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हाईएस्ट को ढूंढना है यहाँ पे, फिर उसके बाद कॉमन ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको दिख रहा है, देखिए 5 का स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, और देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 भी कॉमन दिख रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा। साथ साथ देखिए 3 भी कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एचसीएफ का मीनिंग ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर निकालिए और फिर हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या क्या निकल गया, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ये 50 25, 25 × 3 = 75, 75 चौका कितना हो गया 300। यानी 300 का आपको एक कंटेनर लाना होगा, और ये 600 लीटर वाला 2 बार में इसको मेजर कर लेगा और इसको 7 बार में, यानी 300 ऑप्शन में दिख रहा है, क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है आपका 56। देखिए क्या बोल रहा है, 5 घंटियां क्रमशः 12, 24, 72, 48, 60 सेकंड के अंतराल पे बजती है। यदि ये सभी ठीक 9 बजे पूर्वाह्न पे एक साथ बजती है, तो बताइए न्यूनतम कितने समय बाद। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूनतम कितने समय बाद बचेगी। आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, यहाँ पे निकालना है आपको एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। बस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना आता है, आप लोग चुटकी में आंसर इसका कर सकते हैं। अब देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में बहुत तो बड़ा गेमिंग है नहीं, वहां भी मल्टीपल निकालना है, फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 12, 12 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं आप लोग 8 × 3 = 24, यानी 2 का पावर 3 इंटू 3। 72 है अगला, इसको लिख सकते हैं आप 8 × 9 = 72, यानी 2 का पावर 3 इंटू 9 के लिए 3 का स्क्वायर। अगला है आपको 48, 8 × 6 = 48, यानी 2 का पावर 4 लिख लेंगे। 16 × 3 = 48 भी होता है, 3 का पावर 1 कर देंगे। ठीक है, अगला है आपको 60, 60 में यहाँ पे 12 × 5 = 60 होता है, इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इनको 3 का पावर 1 इंटू 5। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का तरीका यही है। ठीक है, इसमें भी कॉमन पहले मल्टीपल आप लोग निकाल ले, फिर रिमेनिंग जो बचा हुआ उसको साथ में लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन, तो यहाँ पे 2 का पावर 2, इसमें भी 2 का पावर 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक तो 2 का पावर 2 कॉमन निकल गया, सब में है। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा क्या बचा, इसमें 2 का पावर 4 है, यहाँ से 2 का पावर 1 2 बच गया, मल्टीप्लाई 3 वाला, देखिए 3 का पावर 1 है, 3 का पावर लेकिन यहाँ पे 2 है, सब में तो 3 है, तो एक तो 3 ऐसे लिखेंगे, और एक 3 एक्स्ट्रा जो बच गया यहाँ पे, ये भी 3 हो गया, इनटू उसके बाद क्या बच रहा है, तो 5 बच रहा है, तो इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका आंसर निकल गया। तो ये हो गया 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। ठीक है, ऐसे आपका 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 4 = 16, तो यहाँ पे हो गया 16 में 5 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, और इसमें 9 से, 16 × 5 = 80 हो गया, 80 में 9 से कर लेंगे, 8 × 9 = 72, 720। देखिए 720 अभी आंसर नहीं आया आपका, ये 720 क्या है, सेकंड है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 × 6 = 72, 12 मिनट हो गया। तो 12 मिनट के बाद फिर से घंटियां बजेंगी, यानी 9 बजे बज रही हैं, तो अब 9 बज के 12 मिनट पे, क्योंकि पूर्वाह्न है तो पूर्वाह्न में ही
तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 9:12। अगला देखते हैं 57। देखिए 57 क्या बोल रहा है? राम की वर्तमान आयु अपने पुत्री सीबी से तिगुनी है। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु सीबी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अगले 15 वर्ष बाद, अगले 15 वर्ष बाद, अगले 15 वर्ष ध्यान देंगे तो 8 वर्ष बाद तो ये कहानी दिया है, लेकिन उसके अगले 15 वर्ष बाद राम की आयु और सीबी की आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए बस इक्वेशन लिखना है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग राम का एज मान लेते हैं एक्स, और उसकी जो पुत्री शिवी है उसकी उम्र हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है बात। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन? कि राम की वर्तमान आयु, ये हम लोग क्या माने हैं? वर्तमान माने हैं, यानी अभी का एज है ये लोग का। बोल रहा है कि राम की वर्तमान आयु अपनी पुत्री सीवी से तिगुना, यानी राम का वर्तमान आयु एक्स है, सीवी का कितना है? वाई है, इसका तिगुना यानी 3y। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख ले। एक्स इजकल टू 3y, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अब कहानी है 8 वर्ष बाद का। ठीक है, 8 वर्ष बाद का कहानी बताना है, तो चलिए 8 वर्ष बाद क्या होगा? तो देखिए 8 वर्ष बाद राम का आयु क्या हो जाएगा? x+8, और सीबी का क्या हो जाएगा? y+8। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 8 वर्ष बाद उसकी आयु सीबी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, यानी इससे कितनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है। ठीक है, ये हो गया x+8 इक्वल टू 2i+2 × 8 = 16। ये हो गया। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं x-2i इक्वल टू 16 - 8 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट कर देना है 2 में, क्योंकि ये एक्स वाई के टर्म में है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का भी निकल जाएगा, और हम लोग जो पूछा गया वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है आपको? यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2 है क्या? x-2i = 8 है, यही है। x का वैल्यू कितना है? 3y है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? x की जगह पे 3y लिख देते हैं। 3y - 2i = 8, यानी वहां से y का वैल्यू तो 8 निकल के आ गया। x भी निकाल लेंगे आप लोग इक्वेशन 1 में रख के, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा? 3y, यानी 3 × 8 = 24। यानी देखिए हम लोग वर्तमान एज तो निकाल लिए, राम का कितना हो गया? 24, और सीबी का कितना हो गया? 18 वर्तमान एज। लेकिन वर्तमान पूछा नहीं गया, आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगले, अच्छा 8 वर्ष बाद जो भी आयु है, 1 मिनट हमको अंग्रेजी वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेने दीजिए। राम इज करेंटली 3 times old than his daughter सीबी। आफ्टर 8 years he twice old है। आफ्टर another 15, यानी देखिए 8 साल तो पहले से ही है, और 15 साल बाद, 15 साल बाद जो है क्या रेशियो होगा? तो देखिए वर्तमान एज से 8 साल बाद और उसके 15 साल बाद, यानी 23 साल बाद का पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकता है? कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए देखिए हिंदी से अगर कंफ्यूजन हो तो अंग्रेजी देखेंगे, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, जूम कर देते हैं, अनदर यूज हुआ है। आफ्टर अनदर 15, यानी 8 साल के बाद 15 साल। ठीक है, यानी आज से 15 साल बाद नहीं, आज से 8 साल के बाद 15 साल बाद, यानी आज से 23 साल बाद का रेशियो पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो अभी निकाले हैं आंसर, यहाँ पे हम लोग देखिए क्या निकाले हैं, अभी का एज निकाल लिए हैं, तो अभी से 15 साल बाद का एज निकाल लेंगे। 15 साल बाद का एज क्या हो जाएगा? तो 8 और 15 कितना होता है? 23 सीबी का। अब 15 साल बाद यहाँ पे 15 अगर ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 39 साल आएगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 39 रेशियो 23 कर देंगे आंसर, और ऑप्शन ढूंढेंगे, तो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपसे ये पूछा गया नहीं है।
तो आपसे क्या पूछा गया है, 8 साल के अगले 15 साल, यानी आपका आंसर ये नहीं होगा। यानी देखिए, ये तो वर्तमान एज है 8 साल और 24 साल, तो 15 साल बाद और 8 साल के 15 साल बाद यानी 23 साल बाद का बताना है। यानी आपको 8 में 23 ऐड करना है। 8 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। और इसमें अगर 23 ऐड करते हैं तो 4 3 7, कितना हो गया, 47। यानी रेशियो आपका क्या बन गया, किसका किसका रेशियो पूछा है, राम की आयु और सीबी का। राम का आयु कितना आ गया, 47, राम और सीबी, इसका 47 और इसका 31। यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा बनाने वाला अपना दिमाग लगा दिया था और लिख दिया था अगले 15 वर्ष। इससे क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया। एनदर, आफ्टर एनदर, यानी 8 साल के बाद अगले 15 साल, यानी अभी से 23 साल बाद का रेशियो बताना था। हम लोग अभी का निकाल लिए थे, 23 साल बाद का बता दिए, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। अगला देखिए, फिर भी किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा, आप लोग कमेंट करेंगे, अगले लेक्चर में फिर से दोबारा बता देंगे। लिखा हुआ धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रति वर्ष के दर से, देखिए प्रति वर्ष दर क्या है, 8%, लेकिन 3 महीने में 1071 रुपया हो जाएगा। अब ब्याज कैसे कैलकुलेट करना है, तिमाही। ध्यान देंगे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ब्याज तिमाही है, वार्षिक नहीं है। और क्या बोल रहा है, 1071 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 1071 रुपया हो जाएगा, यानी धनराशि जो भी होगा बढ़ के 1071 हो जाएगा। अच्छा, पहले में दे रहा है 1450 रुपया। अब बताइए, 1450 रुपया अगर इसका धन होगा तो ये तो कम हो जाएगा, ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। दूसरा में देखिए 1650, सिंपल बात है, आपके पास कोई भी पैसा है, आपके पास मान लीजिए पॉकेट में 1650 रुपया है, किसी को आप ब्याज पे देंगे तो वो तो धन बढ़ेगा कि घटेगा। यहाँ पे 1650 से 1071 तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख गया इसलिए बता रहा हूँ, बाकी दूसरे तरीके से भी अभी बताता हूँ। 2350 रुपया है तो और बढ़ना चाहिए उसको, 2400 होना चाहिए, 2500। 1071 कैसे हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग बना लिए कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे डी ही बनेगा। जाहिर सा बात है कि धन कम ही होगा तभी तो बढ़ के 1050 रुपया 1071 होगा। तो देखिए यहाँ से तो ऑप्शन अपना डी निकल गया। बाकी चलिए बाई मेथड बनाते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिख गया था सब जो है 1071 से बड़ा, इसलिए मैं देखा है ऐसे एलिमिनेट हो रहा है। सिंपल बात है, आप 100 रुपया आपके पॉकेट में है, आप किसी को ब्याज पे देंगे तो 100 से तो अधिक होगा ना, कम तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 1050 ही बनना चाहिए वैसे। देखिए आपके पास जो राशि है, कितना राशि है, 1071 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो जो धन राशि है वो 1071 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, समय टाइम कितने देर का है, तो 3 महीने का है। ठीक है, 3 महीने, 3 महीने मतलब एक तिमाही हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए रेट कितना है, 8%। रेट 8% क्या है, ये वार्षिक है, लेकिन आपको तिमाही में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 12 महीने में कितना तिमाही होता है, 3 तिमाही, सॉरी 4 तिमाही 12 महीने में। तो तिमाही रेट कितना हो जाएगा, तो इसे 4 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, यानी 2% तिमाही हो जाएगा। क्लियर है, 2% तिमाही। ये क्या है, वार्षिक है। तो चलिए रेट भी निकल गया, टाइम भी निकल गया, और फाइनल अमाउंट भी पता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजली आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि धनराशि अपना 100 रुपया था। ठीक है, तो 1 + R/100 यानी 2/100। और चूंकि टाइम तो एक ही है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कितना हो जा रहा है, 1071। बस कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x × 102/100 = 1071। ठीक है, ये कट जाएगा 50 बार में, ये 2 पचे 10, 2 एकम 2। देखिए यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1071 × 50, डिवाइड का कितना हो जाएगा, 51। ये 17 से कट जाएगा, 17 × 51, ये 17 से कटेगा, 17 छक 102, 5 1 17 × 51। ये 3 से कटेगा, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 21 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 एकम 5, 5 दूने 10, 1050 रुपया। यानी 1050 रुपया का कितना हो जा रहा है, तिमाही रेट से 1071 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बन गया ना यही।
हाँ, अगर मान लीजिए 1071 से सब कम डाला रहता तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाते। अगला ये प्रश्न आपको मैं समझा चुका हूँ बहुत पहले, ठीक है। ये कैलेंडर वाला प्रश्न है, बहुत डिटेल में आपको बताया गया था। कैलेंडर जब भी आए आपको फोकस पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, ऑड डे, ठीक है। ऑड डे आप जैसे निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग ऑड डे निकाल लेते हैं, ठीक है। लिख रहा है 24 अगस्त 1999 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 24 अगस्त 1999, तो देखिए 1998 तक तो पूरा ईयर हो गया होगा। अब प्लस 1999 में कब से, तो जनवरी से लेके अगस्त तक पहुंचना है आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई कंप्लीट होगा और अगस्त का 24 दिन। इसी में आपको और डे निकालना है, आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले 1998 का निकाल लेंगे। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 98। देखिए अब मेरा दिमाग क्या कैलकुलेट किया, 1600 प्लस 300 1900 और 1900 लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1600 में और डे आपको बताया था कितना होता है, 0 होता है। 300 में और डे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 98 में निकालना है तो सबसे पहले आपको इसको डिवाइड करना है 4 से, इसमें लीप ईयर निकाल लेना है, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 और डे आता है। तो देखिए 98 को यदि 4 से हम लोग डिवाइड लगाएंगे, 4 दूना 8, 1 8, 4 चौका 16, 24 लीप ईयर आएगा। 98 में कितना आ जाएगा, 24 लीप ईयर। और रिमेनिंग जो बचेगा आपका समान ईयर कितना हो जाएगा, 74। तो देखिए एक लीप ईयर में 2 और डे जाता है, तो 24 में कितना आ जाएगा, 48। और ये 74 का 74 ही, दोनों को ऐड करें, 8 4 12, 7 4 11, 122 दिन आ गया। इसमें और डे निकालना है, क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 5 जीरो, 7 सत्ते 49, 3 और डे आ गया यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लिए 98 से 3 और डे आ गया, ठीक है। अब अपना टारगेट क्या है, ये वाला। अब देखिए आपको 1999 का निकालना है, तो सबसे पहले पता करना होगा कि 1999 लीप ईयर है या नहीं है। जो भी ईयर 4 से डिवाइड नहीं लगता है वो लीप ईयर नहीं होता है। ये 4 से डिवाइड नहीं लग रहा है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा, ठीक है। और 28 दिन का फरवरी होगा, तो यहाँ पे 28 लिख दीजिए। जनवरी कितने दिन का होगा, 31 दिन का, ठीक है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। और देखिए अगस्त में तो निकालना ही है, तो 24। अब सारे को ऐड कर दें और 7 से डिवाइड लगा दें, ठीक है। सारा को ऐड हम लोग कर देते हैं, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 8 15, 15 1 16, एक रिमाइंडर बचा। 2 3 5, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 2 19, 19 3 22 और 1 23, यानी 236 दिन आ गया। इसको 7 से डिवाइड करके और डे निकाल लें, ये हो जाएगा 7 3 का 21। देखिए कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे सिंपल 7 से डिवाइड लगाया जा रहा है 236 में। 7 3 का 21, 2 6, 7 3 का 21, 7 चौका 7 3 का 21, सही है। हाँ 236 ही आया था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये 7 3 का 21, यहाँ पे 5 और डे आ गया। और डे कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपना काम हो गया। यहाँ से जो और डे हम लोग निकाले वो कितना निकाले, 5। ये 5 हो गया, पहले से 3, 5 3 8 और 8 1 9। और डे टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। और जब भी 7 से ज़्यादा होता है तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो और डेज कितना आ गया, 2 आ गया। और आपको बताया था 0 संडे के लिए हम लोग यूज करते हैं, रविवार के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे 3, थर्सडे 4, ठीक है। तो ऐसे ही रविवार, सोमवार, मंगल, तो यहाँ पे 2 आया है, यानी मंगलवार पड़ेगा। क्या बनेगा, मंगलवार। आंसर देखते हैं, मंगलवार दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। क्लियर हो गया। चलिए बाकी हम डिटेल में आधा घंटा में आपको पूरा कैलेंडर पहले ही पढ़ा दिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है,
10:50 बजे एक घड़ी घंटे और मिनट के बीच क्या एंगल बनाएगी? देखिए इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला जिसको भी याद होगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जब भी एंगल आपको निकालना होगा तो मॉड ऑफ 30h माइनस का 11m डिवाइड बाई 2। यहाँ पे एच क्या है? घंटा है। एम क्या है? मिनट है। देखिए आपके पास क्या है? 10 घंटे और 50 मिनट। बस पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। 30 × 10 माइनस का 11 × 50 डिवाइड का 2। 30 × 10 कितना हो गया? 300 हो गया। 11×5 = 55 हो गया। 0 2, ये 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 और 1 2 7 14, 2 5 10। ये 300 डिग्री हो गया। ये 275। 300 में से 275 माइनस जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? 25 डिग्री। ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, 25 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको आए कोई भी दे दे, बताया कि घंटा मिनट के बीच एंगल बताइए, तो यही फॉर्मूला याद रखेंगे। 30h माइनस 11m डिवाइड 2। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे आप लोग घड़ी को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे कुछ घड़ी होता है आपका। ये 12 बज रहा है, ये 6 3 9, 12 के बाद 1 2 4 5, 6 के बाद ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। अब देखिए क्या बताया गया था? 10:50। 10:50 होगा तो आपको पता है मिनट का सुई कुछ यहाँ पे होगा, सॉरी घंटा का सुई। ठीक है, और 50 हो रहा है, यानी मिनट का सुई ये 10 पे रहेगा। दोनों के बीच एंगल आप निकालेंगे तो लगभग लगभग क्या 25 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो इतना दिमाग क्यों लगाना है? ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आपको पता है कि पूरे पे एंगल 360 बनेगा। ठीक है, आप क्या करते? इस घंटे के सुई को पहले यहाँ से एंगल बनाना आप शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक तो पूरा बनता। तो चूंकि देखते हैं 360 बनता है, तो 12 में तो 1 में कितना बन जाएगा? 12 30 डिग्री बन जाएगा। तो 300 तो कंप्लीट बन जाएगा आपको। उसके बाद आप मिनट का सुई का निकालते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते थे। बाकी चलिए हम लोग तो सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज पहला दिन है। बाकी कल थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा। देखिए आप लोग लंबे लेक्चर के लिए आप लोग माइंड प्रिपेयर रखेंगे, चूंकि एग्जाम नज़दीक है। लेक्चर का लेंथ लंबा हो सकता है। बाकी मैं बोला हूँ कि कम से कम 5 टेस्ट पेपर आपको सी सेट का कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल करा दिया जाएगा एग्जाम में जाने से पहले तक। बाकी इसके अलावा मैं शुरुआत में ही बताया था कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे मैं 25 तारीख से आपको जैसे एक फुल लेंथ का टेस्ट आपको दूंगा 25 को। आपको मार्केट से आप ये ज़रूर काम करेंगे। आप यदि इस चैनल को मेरे को फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक एग्ज़ाम के जैसा प्रयास, वो भी खुद से। आपके घर में जो भी एकांत जगह है वहाँ पे चले जाएंगे, OMR सीट आप लोग अपनी परचेज करके लेते आएंगे। 10 रुपये का परचेज करेंगे, 10 OMR सीट मिल जाएगा कम से कम। जिनके पास है बेहतर है। जो भी टेस्ट पेपर दिया जाएगा मोबाइल में उसको ओपन करेंगे आप लोग। ठीक है, टाइमर लगाएंगे अपने पास, और टाइमर लगा के उसको बिल्कुल टाइम लिमिट में उसको सॉल्व करेंगे। फिर मैं उसका आंसर की आपको ग्रुप में अपलोड करूंगा। आप उसको मिला के देखेंगे आपका आंसर कितना आ रहा है। और बाकी आप लोगों के पास नंबर पहले से दिया गया है, आप लोग चाहे तो इस पर भेज भी सकते हैं। 90 1 50 40 5 92 पे आप लोग भेज सकते हैं। तो 25 तारीख से आपको जैसे 25 को देंगे, फिर 27 को टेस्ट आपको दे देंगे, फिर 29 को दिया जाएगा। हाँ, कौन सा टेस्ट दिया जाएगा? तो जो टेस्ट यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करते, जैसे दृष्टि वाला टेस्ट तो डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो जो डिस्कस नहीं करेंगे वही आपको दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो बाकी आप लोग रिवीजन करते रहें। बाकी जो डेली ग्रुप में ऐड है उनको तो इंडिविजुअल भी 44 45 में टेस्ट दे दिया हूँ। वहाँ पे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी भी आपका जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 बचेगा। तो आप लोग 2 2 टेस्ट दे के कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा लेट से ग्रुप स्टार्ट हुआ था। बाकी वहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी डेली टेस्ट आपको दे रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहें, रिवीजन वगैरह करते रहें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। पहले तो मैथमेटिक्स फिनिश करेंगे, और उसके बाद जो अंग्रेजी के प्रश्न होंगे जो बचे हैं, और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन, इसमें टाइम आपको 2 घंटा के आसपास जरूर लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे को समझाना भी होता है।
तो आप लोग बिल्कुल 7:30 बजे आपको लेक्चर जो है कंटिन्यूटी में मिलता रहेगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपको लेक्चर मिलेगा। यानी रविवार को जो है आपका ऑफ रहता है। क्यों ऑफ रखा जाता है रविवार को क्लास? इसलिए ताकि आप लोग को जो भी सप्ताह में कराया गया है टेस्ट वगैरह, उसका आप लोग रिवीजन, देखिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग रिवीजन करेंगे संडे को, फिर मंडे से कंटिन्यूटी में आपको टेस्ट मिलता रहेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। कोई अपना फीडबैक होता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद बोलने से पहले एक बात जरूर, आप लोग ना लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, वैसे में उन तक बेहतर कंटेंट नहीं पहुंच पाता है। ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही था, आप तक जो है पहुंच और अच्छे कंटेंट का पहुंच। जो बड़े संस्थान में जुड़ के काम कर रहे हो तो बेहतर है ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब तो आप लोग कल ही लेंगे, आपको यदि लेक्चर पसंद आ रहा है, काम पसंद आ रहा है तो। बाकी आगे चल के बहुत बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे इस पे, और इसको शेयर करेंगे। एक लोग कम से कम 2 4 5 लोग से जरूर इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग जरूर कर सकते हैं। आपका भी कुछ कर्तव्यदायी तो इस चैनल के प्रति, आपके लिए कुछ काम किया जा रहा है, तो इतना करेंगे। इससे क्या होता है, मेरे को उत्साह मिलता है अगर ज़्यादा लोग देखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चलिए आप लोग का धन्यवाद।